नमस्कार दोस्तों, आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ तमाम दिक्कतें भी बढ़ती जाती हैं। आज उन्हीं सब दिक्कतों और परेशानियों और उनके समाधान के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच 3 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आइए आपको उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं एम्स के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंबिका सिंह। आपका वेलकम है मैडम। हमारे दूसरे एक्सपर्ट है डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। आप पहले एम्स में रह चुके हैं और काफ़ी आपने इस फील्ड में काम किया है। और हमारी तीसरी एक्सपर्ट है सोशल वर्कर डॉक्टर रेनू वोरा। आप हमारे साथ जूम से जुड़ेंगी। आपका भी वेलकम है मैडम। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंबिका आपसे है, जैसे कि आपका डिपार्टमेंट है जेनेटिक्स, तो ये जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की क्या भूमिका रहती है? और क्योंकि बहुत से लोग इस विभाग के बारे में जानते भी नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो जेरियाट्रिक्स विभाग बेसिकली जरा चिकित्सा विभाग है, अगर हिंदी में बोला जाए तो। वृद्धजन के लिए अगर हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं या उनको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो जेरियाट्रिक्स विभाग यानी कि जरा चिकित्सा विभाग में किया जाता है। तो जरा चिकित्सा विभाग स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए, वृद्धजनों के लिए है जिनकी हज़ारों परेशानियां होती हैं। उनको जो नॉर्मल एक आदमी आपके पास एक किसी एक परेशानी के साथ या 2 परेशानी के साथ आता है, ऐसे वृद्धजनों के साथ नहीं होता। बुजुर्गों के साथ बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आती हैं। तो उन चीज़ों को कैसे देखना है, उनमें दवाइयाँ किस प्रकार से देनी है और उनमें क्या ऊपर करना है, क्या नीचे करना है, किस चीज़ से ज़्यादा फायदा होगा, रिस्क बेनिफिट रेशो देखना, ये सब चीज़ें जेरियाट्रिक्स विभाग में देखी जाती हैं। तो बेसिकली जिस तरह से अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जैसे पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए है, इसी तरह से जेरियाट्रिक्स वृद्धजनों के लिए। अच्छा, जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के बारे में डॉक्टर अंबिका ने काफ़ी अच्छे से बताया। डॉक्टर हरजीत, अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, आमतौर पे उम्र जो है, एक आयु बढ़ने के साथ तमाम दिक्कतें पेश आती हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। तो ये जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से, क्योंकि अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो चाहे वृद्धजन है वो भी नेफ्रोलॉजी में जाएंगे, किसी को अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो न्यूरोलॉजी में जाएंगे। ये डिपार्टमेंट अलग से किस तरीके से उनके लिए एक अप्रोच रखता है और कितनी मदद उनको इससे मिलती है? सबसे पहले तो हमारा सारा का सारा एम्फेसिस ही इसी चीज़ के ऊपर है कि उम्र कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई बुज़ुर्ग हो गया, कोई 60-70 साल का, तो सिर्फ 60-70 साल का होना कोई बीमारी का मापदंड नहीं है, मापदंड नहीं है। अब उसके बाद फिर ये होता है कि भाई एजिंग का, क्योंकि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, तो एजिंग का उम्र के ऊपर, मतलब अपने शरीर के ऊपर असर आता है। हमारा काम ये है कि इसको चेक करना कि क्या ये एजिंग का नॉर्मल इफ़ेक्ट है या फिर ये एबनॉर्मल है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एज के ऊपर डाल देते हैं। भाई 60 साल के हो गए, हमारे तो यहाँ पे कहावतें भी बनी हुई हैं कि सठिया गए। सठिया गए का मतलब होता है 60 से ऊपर हो गए जी। लेकिन हम एक्चुअली जेरियाट्रिशियन ही हैं जो ये बता सकता है कि क्या इनके ऊपर उम्र का असर है या फिर कोई बीमारी ने इनको पकड़ लिया है। बीमारी ने पकड़ा है तो उसका इलाज होगा। और जो उम्र के असर हैं, जो उम्र से रिलेटेड थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़ी बहुत याददाश्त में चेंजेस हो सकती हैं, थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मे बी विद एज थोड़ा किडनी का, हार्ट का थोड़ा थोड़ा फंक्शन चेंज हो सकता है, तो वो अलग बातें हैं। लेकिन अगर अब उसके ऊपर फिर आगे बात आती है, जैसे आपने कहा कि भाई किडनी का स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, वो तो है मतलब, लेकिन स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इंटरवेंशन के टाइम पे ज़्यादा। जैसे अब हार्ट की कोई बीमारी है, स्टेंट लगना है, बाईपास होना है, उसको तो कार्डियोलॉजिस्ट करेगा। लेकिन अगर स्टेंट बाईपास तो नहीं लगना, लेकिन एज के साथ साथ हार्ट जो है फंक्शन कम हो गया है, तो वो काम जो है वो जेरियाट्रिशियन करता है, उसको मैनेज करता है, उसको ठीक करता है। किडनी का फंक्शन कम हो गया है, किडनी के फंक्शन कम हो गए तो उसको भी मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल मतलब एक तरीके से जेरियाट्रिक मेडिसिन का एक बेनिफिट ये है कि बुजुर्ग को जो वैसे ही एक कंसल्टेशन के लिए
कई सारे लोगों पे डिपेंडेंट होता है। घर में कोई बच्चा भी फ्री होना चाहिए लेके जाने के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, तो जहाँ 10 लोगों को दिखाना पड़ेगा वो एक डॉक्टर के पास दिखा के और उससे पूरा का पूरा केयर वो ले सकता है। डॉक्टर रेनू, आपका रुख करेंगे मैडम, किस तरीके से जो वृद्धजन के बीच आप काफ़ी काम कर रही हैं, एल्डरली लोगों के बीच, किस तरीके से आप उन्हें एक मदद करती हैं, किस तरह से आप उनकी हेल्प करती हैं? देखिए जी, मैं एक अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया में काम करती हूँ। तो बेसिकली हमारा ये है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं 60 साल के बाद, उनकी जो यादाश्त, उनका जो रोज़मर्रा की किस तरह से उनको तकलीफ़ें होती हैं वो नहीं कर सकते, तो इस चीज़ों में हम उनकी मदद करते हैं। ऐसे है कि उनका नॉर्मल लोग जो होते हैं उनको भी मदद चाहिए, उनकी हम जैसे उनकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा दोनों के लिए हम काम करते हैं। नहीं, जैसे कि अभी डॉक्टर हरजीत ने बड़ा अच्छा बताया कि जो लोग एल्डरली हो जाते हैं कई बार वो अकेले पड़ जाते हैं, या उनके फैमिली में अब्रॉड चले गए पढ़ने के लिए, या फिर किसी वजह से वो रिटायरमेंट के बाद एक स्पाउस की डेथ हो गई है। ऐसे केसेस में आप किस तरीके से उनकी हेल्प करती हैं, या कोई और संस्था हो जो हेल्प करती हो? देखिए, बहुत सारे सीनियर सिटीजन फोरम्स हैं जहाँ पे लोग, आप जैसे बच्चे हैं, उनको सबसे पहले है कि इनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो उसका मतलब है कि जितने घर में कोई भी नौकर हो उनकी पुलिस में रजिस्टर होना चाहिए। सीनियर सिटीजन सेल्स जो पुलिस में हैं उनमें उनको रजिस्टर करना चाहिए, ताकि हर हफ्ते बार कोई सीनियर सिटीजन सेल से कोई पुलिस आके उनको देखेंगी किस तरह है। आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनको बताइए कि या घर में अकेले हैं, और अगर कोई वजह है तो आप उनके पास अपना टेलीफोन नंबर छोड़ के जाएं ताकि किसी वजह से वो आपको कांटेक्ट कर ले। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उनका आपने उनकी कैसे सिक्योरिटी कैसे रखें। बिल्कुल। और सिक्योरिटी का मतलब है कि उनका सुरक्षा, उनको सुरक्षा, और आसपास के जितने जैसे आजकल RW हैं, सीनियर सिटीजन फोरम में उनको रजिस्टर कराएं ताकि वो वहाँ पे उनके जो नियमित रूप से उनकी कोई वहाँ मीटिंग्स होती हैं वो वहाँ पहुँचे, तो उनको फिजिकल और मेंटली दोनों तरह से वो तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपका रुख फिर करेंगे। डॉक्टर अंबिका, आपका रुख करें मैडम। अभी डॉक्टर हरजीत ने बताया कि जो जैसे कि आपका जेनेटिक सेंटर है, तो ये जो वृद्धजन का जो केंद्र आपने स्थापित किया भारत सरकार ने या एम्स ने, तो उसमें आप लोग जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं, और बाकी किस तरीके से अगर उनको कोई दिक्कतें पेश आती हैं तो अब बाकी डॉक्टर्स भी उनको वहीं देखने आते हैं, या क्या सिस्टम होता है? जी, तो नेशनल सेंटर फॉर एजिंग जो है वो बिल्कुल वृद्धजन के लिए डेडिकेटेड है। हम चाहते हैं कि सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको एक ही रूफ के अंडर मिले। कॉन्सेप्ट NCA का यहीं से आया। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे मेडिसिन हम देखते हैं, बेसिकली हम फिजिशियंस हैं, हम पेशेंट को ओवरऑल देखते हैं, जैसे 360 डिग्री कहते हैं, ऐसे ओवरऑल हम पेशेंट को देखते हैं। अब एंटायरली पेशेंट को देखने के बाद पूरी तरह से अगर हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच की ज़्यादा मदद चाहिए, माने कि जैसे कोई कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और मानिए कि जैसे सबको पता ही होगा स्टेंटिंग के बारे में, स्टेंट डलते हैं हार्ट में, तो अगर मानिए स्टेंटिंग करना है तो वो हम नहीं करेंगे। स्टेंटिंग के लिए हम कार्डियोलॉजी को बुलाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मेडिसिन उपलब्ध है NCA में। सेकेंडली हमने जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी क्लिनिक भी चालू किया है, तो जो वृद्धजनों को कैंसर पाया गया है उनका पूरा इवैल्यूएशन और उनका ट्रीटमेंट हम NCA में ही कर रहे हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। दूसरी चीज़ जो बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिमेंशिया क्लिनिक। बिल्कुल, मेमोरी क्लिनिक के नाम मैं से शायद इसी सवाल पे आने वाला था, उस बारे में बताएं। मैं जी, तो मेमोरी क्लिनिक के नाम से हमारा हर वेंसडे को 2 बजे दोपहर में एक क्लिनिक होता है। उस क्लिनिक में हम हमारा जो सुबह का OPD होता है वहाँ से पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं। तो हर पेशेंट को रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तो आप रजिस्टर करें और उसके बाद डिमेंशिया हमारे क्लिनिक में आइए, मेमोरी क्लिनिक में आइए। तो हमारा मकसद है कि आपकी जो याददाश्त है उसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है, चाहे वो हल्की हो, चाहे ज़्यादा हो, और चाहे कहीं बीच में हो, जो भी दिक्कत है उसको हम पूरी तरीके से इवैल्यूएट करें, पूरी तरीके से देखें कि कहीं आपको कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा है।
क्या क्या एस्पेक्ट हैं आपकी मेमोरी में, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी मेमोरी में जो खराब हो रही हैं, जिनकी शुरुआत खराब होना हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा देखा जाता है, उनका ब्लड रिपोर्ट्स किए जाते हैं, हम कुछ बायोमार्कर्स पे भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं। इसके आगे अगर हमें कोई स्कैन्स करने हैं तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल, हम सीटी स्कैन्स करा सकते हैं। अभी हम कम ही कर सकते हैं, हमारे पास कम फैसिलिटी है उस चीज़ की, हम बहुत ज़्यादा पेशेंट एक साथ नहीं कर पाएंगे, पर हाँ डेफिनेटली हम स्कैन करेंगे, हम MRI स्कैन्स करेंगे, CT स्कैन्स करेंगे, रिक्वायर्ड होगा तो और आगे स्कैन्स करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम मेन एम्स के साथ में काम करेंगे, इवेंचुअली हम एक इंस्टीट्यूट है, हम साथ में काम करेंगे। तो ये ऑन्कोलॉजी क्लिनिक और इसके साथ में डिमेंशिया हमारा मेमोरी क्लिनिक, और हमने अभी जो चालू किया है वो है कार्डियोलॉजी क्लिनिक, जीरियाट्रिक कार्डियोलॉजी। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को दिल की दिक्कतें बहुत होती हैं, तो दिल की दिक्कतों को दिखाने के लिए आप हमारे पास मॉर्निंग OPD में आइए, और मॉर्निंग OPD के बाद में हम अगर ज़रूरत होगी हम आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे जो हमारे पास दोपहर में उपलब्ध होंगे। ऐसे ही जी, वो भी आप ही के सेंटर में अवेलेबल होंगे या उनको कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा? उनको अगर कोई स्पेशल इंटरवेंशन कराना है, कोई टेक्निक है तो वो मेन सेंटर में होगी, लेकिन अगर हमें उनको दिखाना है, आगे हमें रेफरल चाहिए या हमें कोई छोटी मोटी जांच चाहिए, वो हम अपने सेंटर से अभी करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भट्टी आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर ये सुनने में आता है कि एल्डरली असेसमेंट और जो एडल्ट असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उस बारे में हमें आप बताएं। बेसिकली आप कहीं भी अगर कोई जैसे हेल्थ चेक्स, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स होते हैं जहाँ भी लोग कराते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, इको कर लेंगे, और उसके बाद वो सब कुछ करने के बाद जो है बोल दिया जाता है कि जी आप फिट हैं, जहाँ अपना थोड़ा कोलेस्ट्रॉल और ये सब आपका डिस्टॉर्टेड बता देते हैं। राइट। अब एल्डर्स में क्या होता है कि ऐसा हमने कई बार देखा कि उनका सारा टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब रिपोर्टें तो मेरी ठीक लग रही हैं पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। राइट। वहाँ पे जीरियाट्रिशियन का काम स्टार्ट होता है, बिकॉज अब जीरियाट्रिशियन उसका एक फिजिकल असेसमेंट करेगा। फिजिकल असेसमेंट में वो क्या करेगा, वो पहले तो देखेगा कि इनकी मेमोरी कैसी है, फिर उसके बाद वो देखेगा इसकी मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, इसकी बोन्स की स्ट्रेंथ कैसी है, इनको कहीं ओवरऑल फ्रेलिटी तो नहीं है, जो इनके इंटरनल रिजर्व्स हैं बॉडी के वो तो कम नहीं हो गए हैं, इनका बैलेंस कैसा है, गेट एंड बैलेंस, कहीं फॉल का रिस्क तो नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें उनकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर करती हैं, बट जब उनसे, लेकिन अगर आप कोई ब्लड रिपोर्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, वो बैलेंस के बारे में बताती नहीं है जी। तो जीरियाट्रिशियन जो है वो मेमोरी, मसल्स, बोन, गेट एंड बैलेंस, और डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं लोनली तो फील नहीं कर रहे हैं, तो इन सब पैरामीटर्स में जाते हैं, कहीं फ्रेल तो नहीं है, फ्रेलिटी तो नहीं है। अब ये सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें आपको 1-to-1 डिस्कशन करके कुछ स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं, जिनमें कुछ हमें असेसमेंट का कुछ स्कोरिंग सिस्टम होता है, उस स्कोरिंग के बेसिस पे हम असाइन करते हैं कि जी आपकी इतनी प्रॉब्लम है, या इस लेवल की प्रॉब्लम है, और ये इंटरवेंशंस हम करेंगे। अब इंटरवेंशंस इन द शॉर्ट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी बताएं, थोड़ा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बताएं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन्स भी दें। बिल्कुल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर अक्सर जो बुजुर्ग हैं उनमें एक तो फॉरगेटफुलनेस, ये भूलने की बड़ी समस्या है, किस हद को एक अलार्मिंग सिचुएशन मानना चाहिए? कब इसको एक बुजुर्ग मान सकता है या उसका परिवार मान सकता है कि हाँ ये एक डिमेंशिया की तरफ बढ़ चुके हैं? जी, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक है कि जैसे फॉरगेटफुलनेस ना, याददाश्त को लेके बुजुर्गों में ही नहीं, इवन यंग पर्सन भी एक डाउट में रहता है कि मेरी याददाश्त कैसी है। एक टर्म होती है बिनाइन सिनाइल फॉरगेटफुलनेस, मतलब एक आपकी एज के साथ साथ भी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन वो जो एज के साथ याददाश्त होती है वो ऐसी होती है कि जैसे कोई सामान यहाँ रख के भूल गए बाय चांस, थोड़ा बहुत कभी ऐसे हो गया कि बात कर रहे हैं एकदम से कुछ एक आध वर्ड बीच में से मिस हो रहा है, दैट इज़ ओके। लेकिन जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो भी नहीं मिल रहे बात करने के लिए, और उसके अलावा एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अब मन जो है बहुत चिड़चिड़ा रहने लग गया है, कोई बात करता है सामने से तो अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कह दें कि भाई मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं मेरी याददाश्त की वजह से, कि मुझे पता नहीं चलता, फैमिलियर प्लेसेस में कोई सामान खरीदने गए थे लेकिन वहाँ पे जाके ध्यान ही नहीं आ रहा
कि क्या लेना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस तरह से सोच आ रही है। तो जब इस लेवल तक बात चली जाए तो फिर इसका मतलब नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिमेंशिया। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी काम करते हैं, उसमें से एक आपके जेनेटिक्स, अगर आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है डिमेंशिया की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, या हार्ट के डिसीज़ेज़ हैं, अगर इस तरह की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल अपर साइड में रहता है, तो चांसेस हैं कि कुछ माइक्रो इन्फार्क्ट या कुछ ऐसे आपके बनते रहे होंगे स्लोली, वो उनकी वजह से डिमेंशिया डेवलप हो रहा हो। एंड आपका लाइफस्टाइल शुरू से हमेशा से ख़राब रहा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है, वो एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी साथ में एक्यूमुलेट कर रही हैं तो फिर आपके अंदर थोड़ी बहुत फॉरगेटफुलनेस भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, फिर उसको इवेल्युएट करवाना नहीं। डॉक्टर यहीं पे एक सवाल ये उठता है कि अभी आपने फैमिली हिस्ट्री की बात की जी, तो डॉक्टर अंबिका आपका रुख करेंगे। मैडम ये बताइए कि अगर फॉरगेटफुलनेस अगर किसी के परिवार में फादर को है, सपोज 80+ की एज में या 80 समथिंग, और मदर इज़ लेस एजुकेटेड, बिकॉज कम एजुकेशन में भी सुनने में आता है कि डिमेंशिया जल्दी कैच करता है, तो ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं या जो उनकी संतान हैं, किस तरीके से उन्हें सतर्कता क्या वो कर सकते हैं कि आने वाले सालों में सेम परेशानियों से उन्हें ना गुजरना पड़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब कभी आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में किसी को भी डिमेंशिया जैसा कोई परेशानी हो रही है, याददाश्त में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ऐसा देखा गया है, इवन WHO का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि जो हमारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, LMICs जो बोलते हैं, जिसका इंडिया एक पार्ट है, तो ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वो अंडर रिपोर्टेड है डिमेंशिया के लिए। तो पहली बात है कि आदमी बताता ही नहीं है कि मुझे ये दिक्कत है, शायद उसमें एक हिचक है, एक स्टिग्मा है, इसलिए वन थिंग इज़ दैट। सेकेंडली, अगर पेशेंट आगे आना चाहता है, बताना चाहता है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ कि जो उनका पेशेंट बन गया है, अब जो उनके जो फैमिली मेंबर हैं जो अब पेशेंट हो गए हैं, उनको दिखाना डॉक्टर को, क्योंकि इस चीज़ को इवैल्यूएट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपको आपकी कमियों का पता चलेगा, शरीर में कोई कमी तो नहीं बन रही है। दूसरी चीज़ ये मालूम चलेगी कोई और भी जेनेटिक भी दिक्कतें हो सकती हैं, उसके अलावा एनवायरमेंटल कॉजेज़ के वजह से, आपके ऑक्यूपेशन के वजह से, एजुकेशन के वजह से, इन काफ़ी सारी वजहों की वजह से आपको डिमेंशिया धीरे धीरे पकड़ सकता है। दूसरी चीज़ है आप अपने आप को कैसे सेव करें। तो उसके लिए ऐसा है कि जब आपको पता है कि आपके फैमिली में ऐसा हुआ है, आप बिल्कुल पहले से ही सतर्क रहें। अगर आपको भूलने की दिक्कत थोड़ी भी महसूस होती है तो आप फिजिशियन के पास जाएं और उस चीज़ को दिमाग में रखें कि आपका ये जो भूलने का दिक्कत है, क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये स्टैटिक है, क्या इसका अटेंशन से कोई लेना देना है। कि आप मानिए अगर आपके पास 10 काम है तो ऑब्वियस सी बात है आप एक काम पे अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही काम करना चाहते हैं और आप उसको भी भूल गए, या फिर मानिए आपने वो काम किया, जैसे कि आपने खाना खाया और आप उसको भूल गए, अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो ये काफ़ी खतरनाक है। तो इसके लिए आपको आगे बढ़ के अपने फिजिशियन को दिखाना है। ज़्यादातर केसेस में बहुत जल्दी प्रोग्रेशन नहीं होता है। अगर बहुत जल्दी प्रोग्रेशन हो रहा है तो वो एक अल्जाइमर्स डिसीज़ जो हम कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है एल्डरली में, वो लाइकली नहीं होगा। उसका प्रोग्रेशन धीरे धीरे होता है। अगर जल्दी हो रहा है तो उसके साथ कोई और दिमागी दिक्कत भी एसोसिएटेड है। यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जो 80 से ऊपर की उम्र के लोग हैं, क्या उनमें डिमेंशिया का होना एक मतलब नॉर्मल मान सकते हैं, या कुछ सर्टेन एज ग्रुप है कि इसमें आप सोचते हैं कि हाँ ये अलार्मिंग है? क्योंकि 60s में अगर ये होता है या 50s में होता है तब तो ये बहुत कम एज है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर ऐसा पहले 50s में या फिर 60s में ऐसा हो रहा है तो बहुत सतर्क रहना है। सबसे पहली चीज़ है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। तो अगर रिवर्सिबल है आपका डिमेंशिया का जो कॉज है, अगर आपकी याददाश्त खोने का जो वजह है वो रिवर्स की जा सकती है, तो उसी मोमेंट पे हम उसको रिवर्स कर पाएंगे। मानिए आपको B12 की कमी है और उसके कारण से आपको याददाश्त की कमी आ रही है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग रही तो पता नहीं वापस आए कि ना आए।
दूसरी चीज़ है इरिवर्सिबल कॉजेज़, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं दिमाग में, जैसे सर ने बोला था डॉक्टर हरजीत ने कि इन्फार्क्ट्स होते हैं, तो अगर ज़्यादा इन्फार्क्ट्स हैं दिमाग में तो वो भी कुछ रीजंस होते हैं जिनसे धीरे धीरे आपका जो याददाश्त का लेवल है वो कम होता चला जाता है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर ऐसा है तो उस केस में उन कॉजेज़ को ठीक करना जिनकी वजह से वो इन्फार्क्ट्स बन रहे हैं या दिमाग में कोई चेंजेस आ रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। डॉक्टर भट्टी, अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, अभी मैडम जैसा बता रही हैं कि जो जेनेटिक एस्पेक्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो क्या कोई ऐसी विधा है, कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इन कमिंग ईयर्स आई मे गेट इट? यस, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। जैसे ही पता चल गया है कि मेरी फैमिली में किसी को है, तो उसके बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अपना लाइफस्टाइल आप बहुत अच्छा करिए, फिज़िकली एक्टिव रहिए। फिज़िकल एक्टिविटी ब्रेन को सबसे ज़्यादा हेल्दी रखती है, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 दिन हफ्ते में तो एक्सरसाइज करनी है। फिर अपना डाइट को बहुत अच्छा रखिए, आप जितना हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे उतना अच्छा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कुछ ब्रेन की एक्टिविटीज़, मतलब ब्रेन का जिसमें कि आपका ब्रेन को आप चैलेंज करें, किसी स्टिमुलेटिंग। चैलेंजिंग मतलब वो किसी भी तरह की हो सकती है, आप कुछ उस तरह की ब्रेन चैलेंजिंग गेम्स खेलिए या फिर कुछ सॉल्व कीजिए। अगर कोई पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं तो वो अपना पढ़ें, चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। मतलब बेसिकली आप ब्रेन को जितना आप एक्टिवेट रखेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उतना तो अच्छा है। नहीं तो फिर अगर आप उसको डल करते जाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 60 ऑनवर्ड्स हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है, जैसे जब पोस्ट रिटायरमेंट लोगों को 60 के बाद रिटायर हुए हैं, पहले बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत काम करते थे, एकदम से काम छूट गया, सब कुछ छूट गया, 5 सालों में ही देयर इज सो मच डिटेरियोरेशन, ऐसा देखने में आता है, इंक्लूडिंग उनके ब्रेन के फंक्शंस। बिल्कुल मैडम, हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका। मैं तीनों से चाहूँगा कि आप अपना मैसेज जो एल्डरली पॉपुलेशन के लिए क्या देना चाहेंगे। डॉक्टर हरजीत जी, मेरा तो सबसे पहले यही कहना है कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें। फिज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर किसी को ओवरकम कर सकती है। फिज़िकल एक्टिव ज़रूर रहें, अपना खाना पीना अच्छा रखें, और जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट लग रहा है अपनी हेल्थ को लेके तो जीरियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें। डॉक्टर अंबिका? तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद तभी पूरा हो पाएगा अगर आप लोग ये ध्यान में रखें कि आपको आर्थिक रूप से भी अच्छा रहना है, आपको शारीरिक रूप से भी अच्छा रहना है, मानसिक रूप से भी अच्छा रहना है और सामाजिक रूप से भी अच्छा रहना है। अगर ये सब चीज़ों पे आप फोकस करते हैं तो बूढ़ा होना ख़राब नहीं है। आपके पास एक ऐसी पावर है, आप हमारे रिसोर्स हैं, आप हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, और हम जो हैं इतने डेवलप्ड नेशन नहीं है कि हम आपको ऐसे ही जाने दें। तो इसलिए पूरा बिल्कुल अपने पे भरोसा रखिए। उम्र हो गई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल। डॉक्टर रेनू, आपका रुख करना चाहेंगे मैम, थोड़ा सा आप केयर गिवर का जो रोल है, किस तरीके से उसकी दिक्कतें दूर हो सकती, क्योंकि केयर गिवर भी काफ़ी इसमें टेंशन में रहते हैं, उसमें बारे में बताते हुए अपना मैसेज भी ऐड करिए, संदेश भी। अच्छा, देखिए जी, सबसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी डिमेंशिया के बारे में पता लगना चाहिए। जैसे इन्होंने कॉग्निटिव डिक्लाइन क्लिनिक, मेमोरी क्लिनिक खोला हुआ है यहाँ पे एम्स में, उसी तरह डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में मेमोरी क्लिनिक्स हैं। तो ज़रूर पहले पता, इनको हमारे जो प्रोग्राम है, हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि अवेयरनेस फैले और अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर रोक तो नहीं सकते, पर एक प्लेटो में ला सकते हैं अपने आप को। और उसके बाद में जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली काउंसलिंग, और काउंसलिंग के लिए हमारी अल्जाइमर सोसाइटी में आएँ, और वहाँ पे आपको पूरी फैमिली काउंसलिंग मिलेगी। डे केयर सेंटर होता है, रिस्पाइट केयर मिलता है, और साथ में नॉर्मली ये स्टिग्मा के हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, इट इज स्टिग्मा, लोग बात ही नहीं करना चाहते इसके बारे में। तो जब तक काउंसलिंग होगी और वो अवेयरनेस नहीं होगी तो ये सोचते हैं, फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि ये शायद जानबूझ के बूढ़े लोग ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, केयर गिवर्स के लिए भी अगर थोड़ा टिप्स दे दें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम।
अच्छा जी, केयर गिवर्स का ये है कि जी केयर गिवर्स का सबसे द रियल पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज द केयर गिवर। आई कि जिनको डिमेंशिया है उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, पर जो केयर गिवर है, जो रोजमर्रा उनके साथ देखते हैं, उनके साथ कंपैशन से बात करें, उनके साथ बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ स्माइल करके बात करें, क्योंकि आपकी जब तक कई चीजें वो शायद आपसे पूरी आपकी वो भूल गए, कि बात करना भूल गए, पर वो बॉडी लैंग्वेज याद करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और साथ में आप अपनी फैमिली में ये बताएं कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग है, माता हैं, पिता हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, सबसे मदद लें, और सबसे ज्यादा जरूरी है आप इमीडिएटली उन्हें मेमोरी क्लिनिक में उनका बिल्कुल इलाज। मैम, ये तो आपने बताया, साथ में एक लाइन में ये भी बताइए कि किस तरीके से जो केयर गिवर भी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ वर्किंग केयर गिवर्स होते हैं जिनको फैमिली भी देखनी है और वो भी देखना है, वो अपना किस तरह ध्यान रखें? देखिए, केयर गिवर का तो ये है कि इसमें तो केयर गिवर भी डिप्रेशन में चला जाता है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मेन थिंग इज कि केयर गिवर को के साथ आपको जितना आप शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स विद योर फैमिली, केयर गिवर को भी शेयर करना है, और पूरी फैमिली में ये देखना कि एक इंसान के ऊपर नॉर्मली क्या होता है कि भार पड़ जाता है, या तो वाइफ स्पाउस के ऊपर, या उनकी डॉटर लॉ, और दूसरा कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए है कि केयर गिवर की मदद करना भी बहुत जरूरी है। उनको रिस्पाइट दीजिए, उनके साथ आप उनको कहिए कि थोड़ी देर हम देखेंगे आप पेशेंट, और बिल्कुल आप कहने की कोशिश करें कि मिलजुल के, हमारा लब्बो लुबाब जो यही निकला है, कंक्लूजन यही निकला है कि मिलजुल के ऐसी पारिवारिक जो दिक्कतें हैं उनसे हम पार पा सकते हैं, है ना। वी कैन फेस सच प्रॉब्लम सच विच कम्स इन आवर फैमिली। तो दोस्तों, हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको आपके स्वास्थ्य के विषय में सही जानकारी प्रदान करें। इसी क्रम में हमने आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको हमारा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम अपने तीनों एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अब मेरी पूरी टीम और मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।